पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। राहुल गांधी जो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सबसे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने विदेश में दी। जयराम रमेश के अनुसार ये जानकारी पहले देश के नेताओं को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार की पारदर्शिता पर निराशा जताई है। जयराम रमेश का कहना है कि ये जानकारी रक्षा मंत्री को संसद में देनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर से तिल मिलाए हुए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर पिछले कुछ दिनों से भारत का रुख रखने के लिए दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी के सहयोगी अब विदेश में दिए गए उनके बयानों को लेकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। वहीं थरूर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने तरीके से इसका जवाब दिया। थरूर से पार्टी के सहयोगियों की तरफ से उन पर किए गए प्रहारों के बारे में पूछा गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने पर है। जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें अपने सहयोगियों से बात करने का मौका मिलेगा। मतलब शशि थरूर ने कांग्रेस के नेताओं को भाव ही नहीं दिया है। उनके लिए पार्टी से भी ऊपर देश है और वो देश के लिए एक खास मिशन पर हैं। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरकार से लड़ रही है। लेकिन अगर आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसका कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पास विजन का अभाव है। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी को कोर्ट से लगा है झटका। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे कि कैसे केजरीवाल की भी मुश्किलें कोर्ट में बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी सोचते हैं कि वो पीएम मोदी और बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पाते। उनकी राजनीति लगातार फेल होती जा रही है और देश के सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब तो उन्हें कोर्ट से भी झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो सब सुख भोग रहे हैं और ऐसे सुख भोग रहे हैं जो लोगों को नसीब नहीं होते। राहुल गांधी ये सब इसीलिए भोग पा रहे हैं क्योंकि उनका जन्म गांधी परिवार में हुआ है। खास परिवार के होने की वजह से राजनीति में वो लगातार ऊपर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मानो बिना किसी योग्यता के किसी जैक लगाकर राहुल गांधी पहले सांसद बने और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बन गए। इस देश का नेता जो लोग जन्मदिन प्लेन में और घूमने के लिए भारतीय नौसेना का विमान ले लेते थे, वो लोग टिप्पणी करते हैं वीर सावरकर पर, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़कर देश की आजादी के लिए अपने आप को खपा दिया। और फिर बाद में जिस जातिवाद को लेकर आज राहुल गांधी कांग्रेस के दशकों के राज के बाद भी उन्हें बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं, उस जातिवाद को खत्म करने के लिए वीर सावरकर ने अपने आप को पूरी तरह से खपा दिया और दलितों को उनका हक दिलाया। लेकिन ऐसे वीर सावरकर का अपमान कर राहुल गांधी अपने आप को हीरो समझते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दर्शकों, राहुल गांधी को अब हर तरफ से झटका लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही दो बड़े नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद मोदी सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबरें लाई हैं। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं अब पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की मां की वंशावली से जुड़ी जानकारी मांगी थी। ये मामला वीडी सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा लंदन में किए गए एक भाषण पर आधारित मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने कहा है कि ये मामला कथित अपमानजनक भाषण से जुड़ा हुआ है, ना कि हिमानी अशोक सावरकर के फैमिली ट्री से। हिमानी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे की बेटी थी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने अपनी पितृपक्ष की जानकारी दी थी, लेकिन मातृपक्ष की जानकारी नहीं दी, जो कि सुनवाई के लिए आवश्यक है। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ये जानकारी इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने सत्यकी सावरकर की वो याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। सावरकर ने आरोप लगाया था कि मामला 10 जनवरी 2025
केस सुनवाई के लिए तय है, लेकिन राहुल गांधी जानबूझकर अपनी दलील दर्ज नहीं करवा रहे और देरी कर रहे हैं। अदालत में पाया गया कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दी गई है और उनके द्वारा मामले को टालने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए सावरकर की जमानत रद्द करने की मांग भी खारिज कर दी गई। दर्शकों, आपको बता दें कि ये मामला मार्च 2023 में लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस बार खुशी हुई थी। शिकायतकर्ता ने इसे झूठा, काल्पनिक और दुर्भावनापूर्ण बताया था। तो देखा आपने कैसे हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को कोर्ट से कई झटके लगे हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पार्टी की करारी हार के बाद एमसीडी से भी अब आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो इन मुसीबतों को खुद भी बाहर निकले और पार्टी को भी बाहर निकाले। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली की हार से केजरीवाल कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं, जिसकी वजह से वो उलझुल बातें भी कर रहे हैं। वो खुले आम कह रहे हैं कि हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और मोदी के घर गुजरात में जाकर हम ऐसा कर देंगे। लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने बड़बोलेपन की वजह से ही राजनीति से अलग हो जाएंगे। समझने की जरूरत यह है कि देश के भीतर केजरीवाल पूरी तरह से नकार दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई। दर्शकों, बड़बोलेपन की वजह से अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। केजरीवाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर वो कोर्ट में फंस सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा की तरफ से दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। वहीं उनके अधिवक्ता ने सुनवाई विशेष अदालत में करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मामले में अब अगली तारीख 9 अक्टूबर की है। कार्यकारी अभियंता राय वाटर सर्विसेज डिवीजन आशीष कौशिक ने सीजीएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। वीडियो में केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 4 फरवरी को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी पर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ धारा 192, 196, 197, 248 और 299 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में आरोपित अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एलओसी की मांग करते हुए राउज एवेन्यू की कोर्ट की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने आवेदन पर ईडी और सीबीआई को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 4 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। केजरीवाल के अधिवक्ता ने ये कहा था कि उन्हें मुवक्किल का निजी पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी कहा था कि आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए जांच एजेंसी तैयार है। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात में होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां रोड शो का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी शामिल हुए। पार्टी ने विसावदर से गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब तक पूरी ताकत उन्होंने वहां झोंक दी है। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले किए। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने मंच से चुनौती देते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि गोपाल इटालिया को तोड़कर दिखा दो, अगर तोड़ लिया तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। वहीं केजरीवाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा कि कांग्रेस भी धोखेबाज पार्टी है, 1 नंबर की। एक बयान के जरिए उन्होंने ये संकेत दिया कि गुजरात की राजनीति में अब तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी
खुद को मजबूत करने के इरादे से उतरी है। मतलब जो केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल हैं, वो राज्य के चुनाव में कांग्रेस को कोसने लगते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता से मतलब है, राजनीतिक सिद्धांतों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं। कांग्रेस अब भी राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कांग्रेस दूर दूर नजर आ रही है। शीर्ष नेतृत्व शांत है, तो वहीं दूसरी पंक्ति के नेता शशि थरूर पर लगातार हमलावर हैं। उदित राज सरी के नेताओं ने तो थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता कहकर भी संबोधित कर दिया था, लेकिन शशि थरूर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की आफत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि थरूर को अगर कुछ कहा तो दक्षिण में थरूर उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दर्शकों, शशि थरूर को रोक पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें आप एक ऐसे डिप्लोमेट कह सकते हैं जो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना जानता है, या फिर एक ऐसे नेता जो अपनी पार्टी से अलग राय रखने की हिम्मत रखते हैं। 4 बार से सांसद रहे शशि थरूर कांग्रेस के लिए हमेशा एक अलग तरह की चुनौती रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आजकल अंदरूनी कलह मची हुई है, खासकर उन युवा और प्रभावशाली लोगों के लिए जो बाहर से आकर पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे माहौल में थरूर ने वो सब किया जो आमतौर पर पार्टी में करने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करके प्रदेश इकाई को चुनौती दे दी है। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उम्मीदवार बनकर हाईकमान को चुनौती दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सफलता की तारीफ कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर खुले तौर पर थरूर पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद थरूर केरल और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता, खास तौर पर तब जब केरल में चुनाव होने वाले हैं। वहीं अब हम उन तमाम वजहों की चर्चा करेंगे कि शशि थरूर कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हैं। दर्शकों, शशि थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। स्थानीय नेता और परिवार से वफादार लोग इसे पसंद करें या ना करें, थरूर राज्य के मध्यम वर्ग के बीच एक मजबूत चेहरा है। उनकी सभी समुदायों और जातियों में अच्छी पकड़ है। महिलाओं और मध्यम वर्ग के बीच भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। थरूर नायर जाति से हैं। बीजेपी इस जाति के वोट बैंक को भी मजबूत करने में लगी है। केरल में जाति का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं थरूर ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर अपनी हिंदू छवि को बनाए रखा है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। वाम दलों के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। उनकी लगातार जीत इस बात का सबूत है कि वे चुनाव जीतने की कला जानते हैं। भविष्य में शशि थरूर कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला पिनराई विजयन बनाम थरूर होगा। पिनराई विजयन 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोगों में उनके प्रति नाराजगी हो सकती है। ऐसे में थरूर के पास जीतने का अच्छा मौका हो सकता है। वहीं बीजेपी भी राजीव चंद्रशेखर को एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है और 2026 के केरल विधानसभा चुनाव पर नजर रख रही है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शशि थरूर से परेशान हैं, खासकर केरल के कुछ पुराने नेता। गांधी परिवार के वफादार केसी वेणुगोपाल हमेशा से थरूर के प्रतिद्वंदी रहे हैं। थरूर की लोकप्रियता से केरल के पुराने नेता खतरे में महसूस कर रहे हैं। अगर थरूर को पार्टी से अलग किया जाता है तो बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान नहीं करती। ये सच है कि कुछ जमीनी स्तर के नेताओं को थरूर को पचा पाना मुश्किल लगता है। वे शायद पावर लॉबी में ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन घरेलू राजनीति को छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर थरूर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने भारत की बात दुनिया तक पहुंचाई है और लोग उनका सम्मान करते हैं। एक तरह से बीजेपी थरूर शील्ड का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये एक मजबूत शील्ड है। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के लिए थरूर मिसाइल बन जाएगी, जिससे बचने के लिए पार्टी के पास कोई शील्ड नहीं है। थरूर पर व्यक्तिगत तौर पर छीटाकशी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें समर्थन का संदेश देना जरूरी है, खासकर तब जब केरल में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चाहकर भी राहुल गांधी के लिए शशि थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से शशि थरूर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्या चुनाव तक वो कांग्रेस में टिके रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें